डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 12, आज हम लोग बायोलॉजी के यूनिट 1 में चैप्टर 3 में स्टडी करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन। सबसे पहले हम लोग देख लें रिप्रोडक्शन क्या है। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सबकी कैपेसिटी होती है अपने जैसे ऑफस्प्रिंग या संतान को उत्पन्न करने की। द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस इंडिविजुअल ऑफ इट्स ऑन काइंड, इसको हम लोग बोलते हैं रिप्रोडक्शन। व्हाट इज रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी? द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट सेक्चुअल ऑर्गन, उसका स्ट्रक्चर, उसका फंक्शन स्टडी करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी। रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है? तो हमारे शरीर में बहुत सारा सिस्टम है, ऑर्गन सिस्टम, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम। उसी तरह से रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी है जहाँ पर डिफरेंट ऑर्गन एक साथ कंबाइन करके सिंगल फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, दैट इज़ द रिप्रोडक्शन एंड फॉर्म्स आवर रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हम लोगों का रिप्रोडक्टिव सिस्टम बना है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन से, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन से और कुछ एक्सटर्नल सेक्स ऑर्गन से, ग्लैंड से। तो इस तरह से रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनता है। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है? द सेक्स ऑर्गन विच प्रोड्यूसेस गैमेट एंड द सेक्स हार्मोन। जैसे मेल बॉडी है तो हम लोग यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म हैं, हम लोगों में मेल और फीमेल अलग है। तो मेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है वन पेयर ऑफ टेस्टिस, और टेस्टिस में बनता है मेल गैमेट, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इसमें मेल गैमेट बन रहा है स्पर्म और सिक्रेट करता है मेल हार्मोन, मेल सेक्स हार्मोन, जिसका नाम है टेस्टोस्टेरॉन। उसी तरह से फीमेल बॉडी में फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वन पेयर ऑफ ओवरी, जिसमें बनता है फीमेल गैमेट, एग या ओवा, और रिलीज करता है वेरियस टाइप ऑफ सेक्स हार्मोन, फीमेल सेक्स हार्मोन, जैसे प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, रिलैक्सिन, इनेबिन, एक्सेट्रा। अब हम लोग देख लें सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या है। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन से एसोसिएटेड जो ग्लैंड हैं, डक्ट हैं, जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। एट द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी और एट द एज ऑफ एडोलेसेंस मेल में कुछ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप होते हैं। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर मेल बॉडी में क्या क्या डेवलप होता है? बॉडी मस्कुलर होने लगता है, शोल्डर ब्रॉड हो जाता है, फेस पे हेयर ग्रो करने लगते हैं, बॉडी पे भी हेयर ग्रो करने लगता है, बॉडी हेयर या एक्सियल हेयर बोलते हैं, प्यूबिक हेयर ग्रो करने लगता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डेवलप होने लगता है, वॉइस रफ एंड डीप हो जाता है, माइंड ज़्यादा एक्टिव हो जाता है और एग्रेसिव भी हो जाता है। उसी तरह से फीमेल बॉडी में भी एट द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी, एट द एज ऑफ एडोलेसेंस सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप होते हैं। फीमेल बॉडी में क्या क्या चेंजेस है? बॉडी बिकम सॉफ्ट हो जाता है, अट्रैक्टिव हो जाता है ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सबक्यूटेनियस फैट, स्किन थिन हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है, शाइनी हो जाता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी डेवलप होने लगते हैं, फिर मेमोरी ग्लैंड डेवलप होता है, पेल्विक रीजन ब्रॉड हो जाता है, वॉइस और भी पतला हो जाता है, हाई पिच्ड हो जाता है, और ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल होने लगता है। अब हम लोग देख लें स्टेप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है हाईली इवॉल्व टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है। इसका यूनिट गैमेट होता है और इसमें फ्यूजन ऑफ गैमेट होता है, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट का, एंड रिजल्टिंग स्ट्रक्चर होता है फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट आफ्टर द फ्यूजन ऑफ गैमेट, और जाइगोट से फिर एम्ब्रियो बनता है और एम्ब्रियो डेवलप होता है न्यू इंडिविजुअल में। तो हम लोग ह्यूमन बॉडी में डिफरेंट स्टेप्स देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। फर्स्ट है गैमेट फॉर्मेशन, दूसरा है इंसेमिनेशन, तीसरा है फर्टिलाइजेशन, चौथा है इम्प्लांटेशन, पाँचवा है जेस्टेशन, छठा है पार्ट्यूरेशन। गैमेट फॉर्मेशन फीमेल बॉडी में फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, जिसको हम लोग ओवरी बोलते हैं। ओवरी के अंदर फीमेल गैमेट, एग या ओवा बनता है, जिसको हम लोग बोलते हैं oogenesis। गैमेटोजेनेसिस का एक टाइप है। गैमेट फॉर्मेशन के प्रोसेस को गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं। उसी तरह से मेल बॉडी में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस में स्पर्म बनता है फ्रॉम स्पर्मेटोगोनिया, द प्रोसेस ऑफ, और उस प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, सेकेंड टाइप ऑफ गैमेटोजेनेसिस। और इस तरह से फीमेल बॉडी में एग या ओवा बन जाता है फीमेल गैमेट, और मेल बॉडी में स्पर्म बनता है मेल गैमेट। अब सेकेंड स्टेप है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इंसेमिनेशन, जिसमें क्या होता है ट्रांसफ़र ऑफ स्पर्म होता है इनटू फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इंसेमिनेशन। और फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में कहाँ पर जाता है स्पर्म?
तो फेलोपियन ट्यूब में एम्पुला और स्टोमस का जंक्शन है, वहाँ पर फीमेल गैमेट एग रहता है, वहाँ पर स्पर्म का पहुँच जाना, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इंसेमिनेशन। तो फेलोपियन ट्यूब में स्पर्म एम्पुला स्टोमस जंक्शन में जब स्पर्म पहुँचता है और वहाँ पर एग है, तो वहीं पर थर्ड स्टेप होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जिसको हम लोग बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। वहाँ पर फ्यूजन होता है स्पर्म न्यूक्लियस का विथ एग न्यूक्लियस, और आफ्टर द फर्टिलाइजेशन तो रिजल्टिंग स्ट्रक्चर बनता है जायगोट, वो भी फेलोपियन ट्यूब में ही रहता है। और वो जायगोट वहाँ पर माइटोटिकली डिवाइड करता है और 16 सेल स्टेज ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में उसका इम्प्लांटेशन होता है। इम्प्लांटेशन फोर्थ स्टेप है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। इम्प्लांटेशन में क्या होता है, वो ब्लास्टोसिस्ट स्टेज वाला एम्ब्रायो जायगोट से जो बना था फेलोपियन ट्यूब में, अब वो यूटरस में आ जाता है और यूटरस का जो इनर मोस्ट वॉल है एंड्रोमेट्रियम, उससे अटैच्ड होता है और वहीं पर वो डेवलप हो जाता है यूटरस में रह करके इनटू ए फुली ग्रोन फीटस। और इस स्टेज को हम लोग बोलते हैं, स्टेप को बोलते हैं जेस्टेशन, जहाँ पर एम्ब्रायो डेवलप होता है इनटू ए फुली ग्रोन फीटस। और जेस्टेशन पीरियड 9 मंथ का होता है इन केस ऑफ ह्यूमन। और आफ्टर द कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ फीटस देयर कम्स द डिलीवरी ऑफ द बेबी, और वो स्टेप है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का लास्ट स्टेप, जिसको हम लोग बोलते हैं पार्ट्यूरेशन। अब हम लोग देखेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम किससे बना है। तो बहुत सारा सेक्सुअल ऑर्गन है मेल में जो इन्वॉल्व होता है प्रोडक्शन, एक साथ इन्वॉल्व होता है प्रोडक्शन, स्पर्म के प्रोडक्शन में, स्पर्म के रिलीज में, और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाता है। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम किससे किससे बना है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाया है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन से। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है मेल में? टेस्टिस, और इसका नंबर कितना है? 2, यानी 1 पेयर। यहाँ पर यह टेस्टिस, 2 टेस्टिस दिखाई दे रहे हैं। ये जो सैक लाइक स्ट्रक्चर है इसको स्क्रोटम कहते हैं, और ये स्क्रोटम के अंदर 2 टेस्टिस है, और स्क्रोटम जो है हमारे एब्डोमिनल कैविटी के बाहर है। क्यों एब्डोमिनल कैविटी के बाहर है? तो टेस्टिस के अंदर जो मेल गैमेट स्पर्म बनता है उसको बनने के लिए जो टेम्परेचर चाहिए बॉडी टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री लेस चाहिए, इसलिए टेस्टिस जो है स्क्रोटम सेक के अंदर एब्डोमिनल कैविटी के बाहर स्थित है। अब देखें सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन यानी टेस्टिस को हेल्प करता है स्पर्म बनाने के लिए, स्पर्म को रिलीज करने के लिए, इंसेमिनेशन के लिए। जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन बना है एसेसरी डक्ट से और एसेसरी ग्लैंड से। एसेसरी डक्ट मतलब ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। कौन कौन है? रेटी टेस्टिस, भास डिफरेंसिया, इपिडिडाइमस, इसका भी नंबर 2 है। वास डिफरेंस, इसका भी नंबर 2 है यानी 1 पेयर। इजैकुलेटरी डक्ट, ये है 1 पेयर। तो हम लोग देख रहे हैं कि टेस्टिस के अंदर बनता है मेल, टेस्टिस में सेमिनिफेरस ट्यूबल पाए जाते हैं जिसमें स्पर्मेटोगोनिया है, और ये स्पर्मेटोगोनिया जो है स्पर्म बनाता है मेल गैमेट इन टेस्टिस। अब ये जो स्पर्म है सेमिनिफेरस ट्यूबल के अंदर, टेस्टिस में सेमिनिफेरस ट्यूबल है, उसके अंदर जो स्पर्म बना वो सेमिनिफेरस ट्यूबल से फाइन कॉइल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में आता है रेटी टेस्टिस में। रेटी टेस्टिस उस स्पर्म को भेज देता है वास एफरेंसिया में। वास एफरेंसिया स्पर्म को कैरी करता है इपिडिडाइमस में। इपिडिडाइमस जो है वो कनेक्ट करता है वास एफरेंसिया को वास्ट डिफरेंस से। वास डिफरेंस भी 1 पेयर है। ये भी लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, और ये असेंडिंग ट्यूब है। ये एब्डोमेन की तरफ जाता है और यूरिनरी ब्लैडर के पास लूप स्ट्रक्चर बनाता है, और ये इपिडिडाइमस से स्पर्म को लेकर के आता है इजैकुलेटरी डक्ट में। यहाँ पर इजैकुलेटरी डक्ट बनता है, किससे बनता है? तो भास डिफरेंस का लास्ट पोर्शन, और ये सेमिनल वेसिकल जो है ये 2 ग्लैंड है। यूरिनरी ब्लैडर के नीचे 1 पेयर पाया जाता है। इससे भी फाइन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकलता है। वास डिफरेंस का एंड पार्ट और सेमिनल वेसिल का ट्यूब्यूल मिल करके इजैकुलेटरी डक्ट बनाता है। इजैकुलेटरी डक्ट ये भी 1 पेयर है, दोनों तरफ से है, और ये खुलता है यूरेथ्रा में, और ये यूरेथ्रा को हम लोग कॉमन यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट कहते हैं। ये कॉमन पैसेज है, इससे यूरिन भी बाहर निकलता है और स्पर्म भी बाहर निकलता है। और ये जो इजैकुलेटरी डक्ट है इसको टेम्पररी स्टोर हाउस ऑफ
सेकेंडरी स्टोर हाउस ऑफ हम लोग स्पर्म बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्पर्म स्टोर रहता है और जब इजैकुलेशन के समय में स्पर्म रिलीज होता है तो यहीं से रिलीज होता है। और हम लोग देख रहे हैं एसेसरी ग्लैंड, कुछ ग्लैंड भी हैं जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का काम करते हैं, स्पर्म फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, स्पर्म के रिलीज में हेल्प करते हैं, इंसेमिनेशन में हेल्प करते हैं। तो कौन कौन सा ग्लैंड है? तो थ्री ग्लैंड हैं। पहला ग्लैंड है सेमिनल वेसिकल, जो यूरिनरी ब्लैडर के नीचे है और इसका नंबर 2 है। इससे कुछ अल्कलाइन मटेरियल रिलीज होता है और सेमिनल वेसिकल का नंबर 2 है, ये पेयर्ड ग्लैंड है। और यूरेथ्रा के चारों तरफ सराउंड करके एक ग्लैंड है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड, ये सिंगल है, अनपेयर्ड ग्लैंड है। और प्रोस्टेट ग्लैंड के नीचे दोनों साइड में एक एक ग्लैंड पाया जाता है जिसको कॉपर्स ग्लैंड या बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड कहते हैं। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो टेस्टिस में जो स्पर्म बना, स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस के बाद विद इन सेमिनिफेरस ट्यूबुल, वो स्पर्म को रिलीज किया रेटी टेस्टिस में, रेटी टेस्टिस से वास इफ्रेंसिया में आया, वास इफ्रेंसिया से इपीडिडाइमस में गया। दोनों टेस्टिस के ऊपर इपीडिडाइमस है, लॉन्ग कॉइल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। इपीडिडाइमस जो ट्यूब है वो कनेक्ट करता है वास इफ्रेंसिया को वास डिफरेंस से। वास डिफरेंस असेंडिंग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, असेंडिंग ट्यूब बोलते हैं क्योंकि ये टुवर्ड्स द एब्डोमेन ऊपर की तरफ जाता है, फिर यूरिनरी ब्लैडर के पास लूप जैसे स्ट्रक्चर बनाता है। वास डिफरेंस का नंबर 2 है और ये वास डिफरेंस जो है कनेक्टेड है इपीडिडाइमस से और इजैकुलेटरी डक्ट से। इजैकुलेटरी डक्ट किससे बना है? दोनों तरफ इजैकुलेटरी डक्ट है, यूरेथ्रा के दोनों तरफ या प्रोस्टेट ग्लैंड के दोनों तरफ इजैकुलेटरी डक्ट है। ये डक्ट बनता है सेमिनल वेसिकल्स का से जो ट्यूब लाइक फाइन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकलता है और वास इफ्रेंस का लास्ट पोर्शन इजैकुलेटरी डक्ट बनाता है। और इजैकुलेटरी डक्ट जो है स्टोर करता है, सेकेंडरी स्टोर हाउस ऑफ स्पर्म है और ये स्टोर रखता है स्पर्म को और इजैकुलेशन के समय में यहीं से स्पर्म रिलीज होता है और रिलीज होकर के यूरेथ्रा में आता है और यूरेथ्रा से बाहर निकल जाता है। यूरेथ्रा के चारों तरफ सराउंडिंग यहाँ पे सेमिनल वेसिकल है, ये ग्लैंड है, एसेसरी ग्लैंड 1 पेयर है। और सेमिनल वेसिकल के नीचे यूरेथ्रा के चारों तरफ सराउंडिंग प्रोस्टेट ग्लैंड के नीचे 2 ग्लैंड पाया जाता है जिसको कॉपर्स या बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड कहते हैं। और एक्सटर्नल सेक्स ऑर्गन है, ये है पेनिस और यह है सैक लाइक स्ट्रक्चर स्क्रोटम जिसके अंदर टेस्टिस पाया जाता है। अब हम लोग इसको थोड़ा डिटेल में डायग्राम से समझा दिए, अब थोड़ा सा इसको हम लोग थ्योरेटिकली समझते हैं। टेस्टिस क्या है? तो ये मेल बॉडी में ह्यूमन, इन केस ऑफ ह्यूमन मेल बॉडी, ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, इसका नंबर 2 होता है और ये एक बैग लाइक स्ट्रक्चर या सैक लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है जिसको स्क्रोटम कहते हैं। और ये स्क्रोटम जो सैक लाइक स्ट्रक्चर है आउटसाइड एब्डोमिनल कैविटी है, एब्डोमिनल कैविटी के बाहर है। बाहर होने का कारण क्या है? और उसी में 1 पेयर टेस्टिस पाए जाते हैं। और स्क्रोटम जो सैक लाइक स्ट्रक्चर आउटसाइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी है, एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होने का कारण क्या है? तो टेस्टिस के अंदर जो मेल गैमेट स्पर्म बनता है बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस और सेमिनिफेरस ट्यूबुल में बनता है टेस्टिस के स्पर्म। तो स्पर्म को बनने के लिए जो टेम्परेचर चाहिए, बॉडी टेम्परेचर से लेस देन 2 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए, इसलिए टेस्टिस जो है स्क्रोटम सेक में एब्डोमिनल कैविटी के बाहर पाया जाता है। अब हम लोग देख लें, हिस्टोलॉजी देखेंगे, टीएस ऑफ टेस्टिस देखेंगे तो हम लोगों को टेस्टिस का स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा। तो टेस्टिस किससे किससे बना है? तो टेस्टिस में 250 कंपार्टमेंट्स हैं छोटा छोटा, जिसको हम लोग बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। और इस टेस्टिकुलर लोब्यूल में 2 to 3 कॉइल्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, लॉन्ग कॉइल्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है 2 to 3 नंबर में, जिसको हम लोग बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। और इस जैसे ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ये एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ये एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में क्या पाया जाता है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में पाया जाता है स्पर्मेटोगोनिया, जिससे बनता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से बनता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से बनता है स्पर्मेटिड और स्पर्मेटिड से बनता है स्पर्म। और पाया जाता है सर्टोली सेल। सर्टोली सेल का काम है डेवलपिंग स्पर्म को न्यूट्रिशन देना। तो स्पर्मेटोगेनिया क्या है? सेमिनिफेरस ट्यूबुल जो 2 to 3 नंबर में टेस्टिकुलर लोब्यूल में पाया जाता है, लॉन्ग
कॉइल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें स्पर्मेटोगोनिया है, और ये जो स्पर्मेटोगोनिया है इसी में स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस होता है जिससे स्पर्म बनता है। स्पर्म बनने के प्रोसेस को हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, और ये सेमिनिफेरस ट्यूबुल में होता है, और इसमें पार्टिसिपेट करने वाला जो सेल है स्पर्मेटोगोनिया है। स्पर्मेटोगोनिया में मियोसिस डिवीजन होता है। तो एक स्पर्मेटोगोनिया में पहले माइटोसिस डिवीजन होता है, इसका नंबर बढ़ता है, और उसमें से कुछ स्पर्मेटोगोनिया जो है बदल जाता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल में। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल में मियोसिस डिवीजन होता है। मियोसिस डिवीजन के बाद फर्स्ट जब मियोसिस डिवीजन होता है तो इससे बनता है 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनता है, और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है डिप्लॉयड है, और फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होता है तो 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनता है। तो उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से हाफ हो जाता है। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में फिर से सेकेंड स्टेप ऑफ मियोटिक डिवीजन होता है, तो 4 स्पर्मेटिड बनते हैं, और चारों में क्रोमोसोम का नंबर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से हाफ हो जाता है। और इस तरह से जब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मदर सेल जिसमें क्रोमोसोम का नंबर डिप्लॉयड है, जब मियोसिस होता है तो उससे 4 स्पर्मेटिड बनते हैं, और चारों स्पर्मेटिड में क्रोमोसोम का नंबर हैप्लॉइड हो जाता है। और इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मदर सेल से स्पर्मेटिड बनने का प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। सर्टोली सेल का क्या फंक्शन है वो डिस्कस कर दिए। ये न्यूट्रिशन देता है डेवलपिंग स्पर्म को। इसके बाद हम लोग देखते हैं सेमिनिफेरस ट्यूबुल जहाँ पर है वहाँ पर बीच बीच में कुछ खाली जगह है। इस खाली जगह को जो एम्प्टी स्पेस है उस खाली जगह को हम लोग बोलते हैं इंटरस्टिटियल स्पेस, और इस स्पेस में सेल पाया जाता है जिसको हम लोग लेडिक सेल या इंटरस्टिटियल सेल कहते हैं। और इस लेडिक सेल से या इंटरस्टिटियल सेल से मेल बॉडी में हार्मोन निकलता है। उस हार्मोन को मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजन कहते हैं। तो ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस के बारे में देख लिए, उसका हिस्टोलॉजी देख लिए। अब हम लोग सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन जो टेस्टिस या प्राइमरी सेक्स ऑर्गन को हेल्प करता है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म में, रिलीज ऑफ स्पर्म में, इंसेमिनेशन में, तो वो है एसोसिएटेड डक्ट एंड ग्लैंड। एसोसिएटेड डक्ट का नाम हम लोग प्रीवियसली देख चुके स्लाइड में। रेटिटेस्टिस सेमिनिफेरस ट्यूबुल में हम लोग जानते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, जहाँ पे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मदर सेल से 4 स्पर्मेटिड बनते हैं। और ये सेमिनिफेरस ट्यूबुल जो है लॉन्ग कॉइल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, वो एक एंड पे क्लोज होता है और उसका दूसरा एंड खुला होता है, और ये खुला हुआ एंड कनेक्टेड हो रहता है जो डक्ट से, उसका नाम है रेटिटेस्टिस। रेटिटेस्टिस जिस डक्ट में स्पर्म को और इस तरह से सेमिनिफेरस ट्यूबुल से स्पर्म चला जाता है रेटिटेस्टिस में। रेटिटेस्टिस स्पर्म को कैरी करता है वास डिफरेंशिया ट्यूब में। और वास डिफरेंशिया क्या है? ये कनेक्टेड, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो कनेक्टेड रहता है रेटिटेस्टिस ट्यूब से, और ये फाइन सिलिएटेड छोटा छोटा डक्ट्यूल्स है, छोटी छोटी नली है जो रेटिटेस्टिस से कनेक्टेड रहती है और स्पर्म को कैरी करती है। कहाँ पर? इपिडिडाइमस में। वास डिफरेंशिया जो है फाइन सिलिएटेड डक्ट्यूल्स जो है स्पर्म को कैरी करता है इपिडिडाइमस में। और इपिडिडाइमस क्या है? एक कन्वुलेटेड ट्यूब है और इसका लेंथ 6 मीटर होता है। ये पेयर ट्यूब है और ये नीचे से कनेक्टेड रहता है वास डिफरेंशिया से, और ऊपर की तरफ वास डिफरेंस से कनेक्टेड रहता है। और इपिडिडाइमस नॉट ओनली कैरीज द स्पर्म फ्रॉम वास डिफरेंशिया टू वास डिफरेंस, बट ये और भी कुछ सिक्रेशन करता है जिसका सिक्रेशन हेल्प करता है नरिशमेंट ऑफ स्पर्मेटोजोआ, एंड स्पर्मेटोजोआ को नरिशमेंट देता है इसका सिक्रेशन, और उसको ट्रांसफॉर्म करता है, हेल्प करता है मैच्योर होने में, और उसको स्पर्म में चेंज होने में हेल्प करता है। अब इपिडिडाइमस वास डिफरेंस से कनेक्टेड है। वास डिफरेंस क्या है? ये फाइन कॉइल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। इसका वन एंड कनेक्टेड रहता है इपिडिडाइमस से, और अदर एंड जो है ये ऊपर की तरफ जाता है असेंड टुवर्ड्स द एब्डोमेन एंड लूप ओवर द यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर से इस तरह से लूप बना लेता है। एंड ये कहाँ खुलता है?
इजैकुलेटरी डक्ट में। अब ये इजैकुलेटरी डक्ट किससे बनता है? वास डिफरेंस का लास्ट पोर्शन और सेमिनल वेसिकल से फाइन ट्यूब निकलता है, दोनों कंबाइंड होकर के इजैकुलेटरी डक्ट बनाता है। और इजैकुलेटरी डक्ट को हम लोग सेकेंडरी स्टोर हाउस ऑफ स्पर्म कहते हैं। यहाँ पे स्पर्म स्टोर रहता है और यहाँ से रिलीज होता है एट द टाइम ऑफ इजैकुलेशन। इजैकुलेटरी डक्ट बनता है यूनियन ऑफ डक्ट ऑफ सेमिनल वेसिकल एंड इन पार्ट ऑफ द वास डिफरेंस, और ये सेकेंडरी स्टोर हाउस ऑफ स्पर्म है और यहीं पर स्पर्म स्टोर रहता है और इजैकुलेशन के समय में यहीं से स्पर्म बाहर निकलता है। और दूसरा सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है ग्लैंड। अब हम लोग पढ़े थे वहाँ पर पिछले स्लाइड में थ्री ग्लैंड हैं। सेमिनल वेसिकल ग्लैंड जो है पेयर में है, प्रोस्टेट ग्लैंड जो है अनपेयर है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड जो है ये भी पेयर्ड ग्लैंड है, इसको कॉपर्स ग्लैंड भी बोलते हैं। और ये तीनों ग्लैंड का फंक्शन क्या है? ये सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है, इसका ग्लैंड है, एक ग्लैंड का काम है सिक्रीशन, और इन तीनों ग्लैंड का सिक्रीशन हेल्प करता है सीमेन बनने में। स्पर्म सिर्फ रिलीज नहीं होता है, स्पर्म रिलीज होता है इन द फॉर्म ऑफ सीमेन। सीमेन में क्या क्या रहता है? स्पर्म रहता है, कैल्शियम रहता है, फ्रुक्टोज रहता है, एंजाइम रहता है। सेमिनल वेसिकल जो है पेयर्ड ग्लैंड है, ये यूरिनरी ब्लैडर के नीचे दोनों तरफ एक एक रहता है एंड ये एक एक्टिवेटर का काम करता है और इससे ये सिक्रेट करता है अल्कलाइन फ्लूइड को जो स्पर्म से मिक्स हो जाता है। दूसरा ग्लैंड है प्रोस्टेट ग्लैंड, ये पेयर्ड नहीं है, अनपेयर्ड ग्लैंड है, सिंगल है और यूरेथ्रा के चारों तरफ इस तरह से ग्लैंड पाया जाता है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड। और इस ग्लैंड का सिक्रेशन जो है यूरेथ्रा को स्लिपरी बनाता है और उसको हेल्प करता है सीमेन को बाहर निकालने में। सीमेन मतलब उससे क्या, सीमेन के साथ क्या क्या निकलता है? स्पर्म, कैल्शियम, फ्रुक्टोज एंड एंजाइम, और स्पर्म को न्यूट्रिशन भी देता है। एंड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड या कॉपर्स ग्लैंड जो है ये पेयर्ड ग्लैंड है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड के नीचे यूरेथ्रा के दोनों साइड में पाया जाता है और इसका सिक्रेशन जो है हेल्प करता है पेनिस के लुब्रिकेशन में। अब हम लोग देख लें कुछ एक्सटर्नल जेनिटिला भी है जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है, जैसे पेनिस और यूरेथ्रा। पेनिस जो है ये स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू से बनता है और ये स्पेशल टिश्यू जो है पेनिस के इरेक्शन में हेल्प करता है और इंसेमिनेशन में हेल्प करता है, जैसे ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। और नेक्स्ट है एक्सटर्नल जेनिटिला का पार्ट यूरेथ्रा। यूरेथ्रा जो है कॉमन पैसेज है टू फ्लो ऑफ यूरिन एंड द रिलीज ऑफ सीमेन, इसलिए यूरेथ्रा को हम लोग यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट भी कहते हैं। अब हम लोग देख लें, स्ट्रक्चर समझ में आ गया मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का क्या फंक्शन है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हेल्प करता है सिक्रेशन ऑफ मेल सेक्स हार्मोन, इसको हम लोग एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन भी बोलते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेल गैमेट यानी स्पर्म का निर्माण होता है बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इंसेमिनेशन में हेल्प करता है, दैट इज ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। अब हम लोग स्टडी करेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है। स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म और मेल गैमेट। यहाँ पे मेल गैमेट या स्पर्म बन रहा है, किससे बन रहा है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मदर सेल से। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। और स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस कहाँ होता है? टेस्टिस में 2 to 3 ये टेस्टिकुलर लोब्यूल बताए थे, ये कंपार्टमेंट है, 250 कंपार्टमेंट हैं जिसको टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं, और ईच कंपार्टमेंट में 2 to 3 कॉइल्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसको सेमिनिफेरस ट्यूबुल कहते हैं। इसी सेमिनिफेरस ट्यूबुल में स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस होता है क्योंकि सेमिनिफेरस ट्यूबुल में स्पर्मेटोगोनिया सेल है। और स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस कब स्टार्ट होता है? एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, और इसको स्टिमुलेट करता है कौन? एट द एज ऑफ 14, प्यूबर्टी के समय में, एडोलेसेंस के समय में स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होता है सेमिनिफेरस ट्यूबुल में, क्योंकि इसमें स्पर्मेटोगोनिया सेल है। और स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस को स्टिमुलेट करता है हाइपोथैलेमिक हार्मोन, उसका नाम है GnRH, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। अब सेमिनिफेरस ट्यूबुल में स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, क्यों? क्योंकि सेमिनिफेरस ट्यूबुल में स्पर्मेटोगोनिया सेल है और सर्टोली सेल भी है। स्पर्मेटोगोनिया सेल क्या करता है? सबसे पहले स्पर्मेटोगोनिया सेल जो है
सेमिनिफेरस ट्यूबुल में, उसमें माइटोसिस डिवीजन होता है। माइटोसिस डिवीजन होने के बाद स्पर्मेटोगोनिया सेल, एक स्पर्मेटोगोनिया से 2, 2 से 4, 4 से 8, इस तरह से नंबर ऑफ स्पर्मेटोगोनिया सेल बढ़ने लगता है। और उसी स्पर्मेटोगोनिया सेल में से कुछ स्पर्मेटोगोनिया सेल जो है मॉडिफाई हो जाता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मदर सेल, और माइटोटिक डिवीजन है तो इसमें नंबर ऑफ क्रोमोजोम जो है डिप्लॉयड कंडीशन में है। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मदर सेल जो बना, अब उसमें माइटोटिक नहीं मियोटिक डिवीजन होगा, मियोसिस डिवीजन होगा। तो जब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मदर सेल में फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होता है तो प्राइमरी स्पर्मेटो मदर सेल से 2 डॉटर सेल बनते हैं। 2 डॉटर सेल में हम देख रहे हैं क्रोमोजोम का नंबर जो है रिड्यूस्ड हो गया इन कंपेरिजन टू द प्राइमरी स्पर्मेटो मदर सेल, दैट इज हाफ ऑफ द मदर सेल। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन में जो डॉटर सेल बना 2, जिसमें क्रोमोजोम का नंबर रिड्यूस्ड हो गया हाफ, इसलिए फर्स्ट मियोटिक डिवीजन को हम लोग रिडक्शनल डिवीजन भी कहते हैं। अब ये जो 2 डॉटर सेल है, अब इसमें सेकेंड स्टेप ऑफ मियोटिक डिवीजन होगा, मैच्योर होता है, मदर सेल में कन्वर्ट होता है। और सेकेंड स्टेप जो मियोटिक डिवीजन होता है वो माइटोसिस की तरह होता है। और माइटोसिस में क्या होता है, जब एक मदर सेल से 2 डॉटर सेल बनता है तो उसमें नंबर ऑफ क्रोमोजोम इक्वल होता है मदर सेल के। तो इन केस जब सेमिनिफेरस ट्यूबुल में प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मदर सेल में मियोटिक डिवीजन होता है तो 2 स्टेप में मियोटिक डिवीजन होने के बाद लास्ट में 4 स्पर्मेटिड बनते हैं, जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोजोम जो है मदर सेल से हाफ हो जाता है। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मदर सेल से 4 स्पर्मेटिड बनने के प्रोसेस को हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। अब ये जो स्पर्मेटिड है धीरे धीरे मैच्योर हो करके स्पर्म बनाता है, और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। जब स्पर्म मैच्योर हो जाता है और उसके बाद वो बाहर निकलता है फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूबुल, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं स्पर्मिएशन। सेमिनिफेरस ट्यूबुल से निकल के कहाँ जाता है, रेटी टेस्टिस में, रेटी टेस्टिस से कहाँ आता है, वास इफ्रेंसिया में, वास इफ्रेंसिया से इपीडिडाइमस में, इपीडिडाइमस से वास डिफरेंस में, वास डिफरेंस से आता है इजैकुलेटरी डक्ट में, इजैकुलेटरी डक्ट से यूरेथ्रा में, और इस तरह से शरीर से भी बाहर निकलता है। उस प्रोसेस को भी हम लोग बोलते हैं स्पर्मिएशन। अब टेस्टिस जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, इसमें जो भी फंक्शन हो रहा है, स्पर्म का बनना, स्पर्म का बाहर निकलना, इंसेमिनेशन, ये सब जो है जो भी फंक्शन है टेस्टिस का वो हार्मोन और न्यूरल कंट्रोल के द्वारा होता है। हाइपोथैलेमस रिलीज करता है एक हार्मोन GnRH, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये एक हाइपोथैलेमिक हार्मोन है। ये हाइपोथैलेमिक हार्मोन जो है हम लोग का पिट्यूटरी ग्लैंड का एंटीरियर पार्ट को स्टिमुलेट करता है, जो गोनेडोट्रोपिक हार्मोन को रिलीज करता है, GTH हार्मोन को रिलीज करता है। गोनेडोट्रोपिक हार्मोन 2 तरह का है, LH एंड FSH। LH का पूरा नाम है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और FSH का नाम है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और ये दोनों हार्मोन अब क्या करते हैं देख ले। LH हार्मोन क्या करता है, स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करता है। जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस होता है सेमिनिफेरस ट्यूबुल में, और स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या होता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मदर सेल से 4 हैप्लॉइड स्पर्मेटिड बनता है। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन हेल्प करता है टेस्टिस के लेडिक सेल से या इंटरस्टिटियल सेल से मेल सेक्स हार्मोन को रिलीज करने के लिए, दैट इज एंड्रोजन एट टेस्टोस्टेरोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन है ये भी, ये हेल्प करता है स्पर्मियोजेनेसिस में। मतलब जो स्पर्मेटिड बना था उसको मैच्योर स्पर्म में चेंज करने में हेल्प करता है, और स्पर्मिएशन में हेल्प करता है, दैट इज़ द रिलीज ऑफ मैच्योर स्पर्म फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। अब हम लोग देख लें एक ह्यूमन स्पर्म का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो ह्यूमन स्पर्म का स्ट्रक्चर जो है टेडपोल के जैसा है, उसमें हेड होता है, नेक होता है और टेल होता है। हेड में हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है और हेड के ऊपर एक कैप होता है, इस कैप को हम लोग एक्रोजोमल कैप कहते हैं। इसमें लाइसोजाइम एंजाइम रहता है, और
एक कॉपुलेशन सिंगल क्वाइटस के बाद लगभग 2 to 300 मिलियन स्पर्म इजैकुलेटेड होता है ड्यूरिंग सिंगल क्वाइटस। और स्पर्म का शेप बताया तो टेडपोल शेप होता है, हेड होता है, नेक होता है, टेल होता है, हेड में हैप्लॉइड न्यूक्लियस है और हेड के ऊपर एक कैप होता है जिसको हम लोग एक्रोजोमल कैप कहते हैं। इस एक्रोजोमल कैप में एंजाइम होता है, लाइसोजाइम, जो आफ्टर इंसेमिनेशन जब फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में पहुंचता है तो वहाँ पर एक के सराउंडिंग जो वॉल है उसको वो एंजाइम की सहायता से तोड़ता है और उसके बाद स्पर्म का न्यूक्लियस का फ्यूजन होता है एक के न्यूक्लियस के साथ और फर्टिलाइजेशन होता है। मिडिल पीस में लार्ज नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होता है, न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ये न्यूमरस पावर देता है टेल का मूवमेंट के लिए और टेल फास्टर मूव करता है और स्पर्म को भी मोटाइल रखता है। अब हम लोग देख लें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो डिफरेंट सेक्सुअल ऑर्गन फीमेल में हैं जो इन्वॉल्व हैं प्रोडक्शन ऑफ एग यानी फीमेल गैमेट में, एग के रिलीज होने में, दैट इज रिलीज ऑफ एग फ्रॉम द मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल इन फ्रॉम द ओवरी, इसको हम लोग बोलते हैं ओव्यूलेशन। उसके बाद एग रिलीज होकर के ग्राफियन फॉलिकल से फैलोपियन ट्यूब में आता है एम्पुला इस्थमस जंक्शन में और वहाँ पर स्पर्म इंटरैक्ट करता है इन द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट थ्रू द वजाइना, सर्वाइकल कैनाल, सर्वाइक्स टू यूटरस और यहाँ पर फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला इस्थमस जंक्शन में जहाँ पर एग है वहाँ पर स्पर्म पहुँचता है और वहाँ पर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है और बनता है जाइगोट। और यह जाइगोट इसी फैलोपियन ट्यूब में माइटोटिकली डिवाइड करता है और 16 सेल्ड स्टेज ब्लास्टोसिस्ट स्टेज बनाता है और फिर उसके बाद वो ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में एम्ब्रायो जा करके यूटरस के इनर वॉल एंडोमेट्रियम से अटैच होता है। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इम्प्लांटेशन और इम्प्लांटेशन के बाद वो एम्ब्रायो यूटरस में ही डेवलप होता है एक फुली ग्रोन फीटस में, जिस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं जेस्टेशन। और जेस्टेशन का टाइम पीरियड होता है 9 मंथ्स होता है और इस 9 मंथ्स में एम्ब्रायो जब फुली ग्रोन हो जाता है फीटस में तो फीटस बाहर निकलता है यूटरस से, बर्थ कैनाल एंड वजाइना से। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं पार्ट्यूरेशन। और इस तरह से डिफरेंट सेक्सुअल ऑर्गन जो एग के प्रोडक्शन में, ओव्यूलेशन में, फर्टिलाइजेशन में, जेस्टेशन में, पार्ट्यूरेशन में भाग लेते हैं और मिल करके फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाते हैं। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बना है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन से। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है ओवरी, ओवरी का नंबर है 1 पेयर, ये है ओवरी, यूटरस के दोनों तरफ है और यूटरस से कनेक्टेड रहता है फैलोपियन ट्यूब के द्वारा और बना है डक्ट से। पहला डक्ट है, इस डक्ट को हम लोग बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। नंबर फैलोपियन ट्यूब का 2 है, इसको हम लोग ओवी डक्ट भी बोलते हैं। और ये फैलोपियन ट्यूब जो है यूटरस को ओवरी से कनेक्टेड रखता है। दूसरा डक्ट है यूटरस, उस यूटरस खुलता है वजाइना में थ्रू द सर्विक्स और सर्विक्स में भी एक कैनाल जैसा रचना है जिसको हम लोग बोलते हैं सर्वाइकल कैनाल या इसको हम लोग बर्थ कैनाल कहते हैं। और वेजाइना के दोनों तरफ एक एक ग्लैंड होता है जिसको बर्थोलिन्स ग्लैंड कहते हैं, जिससे म्यूकस सीक्रेट होता है जो वेजाइना को स्लिपरी बनाए रखता है और मॉइस्ट बनाए रखता है। ये सब डिटेल में और पढ़ेंगे स्ट्रक्चर। और ओवरी का नंबर 2 होता है और ओवरी को हम लोग मिक्स ग्लैंड कहते हैं क्योंकि इससे एक भी रिलीज होता है और सेवरल फीमेल सेक्स हार्मोन जो स्टेरॉयड नेचर में होता है जैसे एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, रिलैक्सिन, इनहिबिन, ये सीक्रेट करता है। और हम लोगों का दोनों ओवरी कहाँ सिचुएटेड है, हम लोगों का दोनों ओवरी जो है ऑन ईच साइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी है और ये दोनों ओवरी जो है यूटरस से कनेक्टेड है थ्रू पेल्विक वॉल, यूटरस से कनेक्टेड है एंड पेल्विक वॉल से भी कनेक्टेड है बाय लिगामेंट। अब नेक्स्ट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है एक्सटर्नल जेनिटिला। इसमें 2 पार्ट आते हैं, भल्वा और मेमरी ग्लैंड। भल्वा बनता है 4 स्ट्रक्चर से, मोन्स प्यूबिस, लेबिया मेजरा, लेबिया माइनरा एंड हाइमन। अब हम लोग एक एक करके सारे स्ट्रक्चर को थोड़ा स्टडी कर लें जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाता है। तो पहला है ओवरी, 1 पेयर ओवरी, नंबर है 2 और ये एक मिक्स्ड ग्लैंड है, इससे एक भी रिलीज होता है और फीमेल सेक्स हार्मोन भी रिलीज होता है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन,
रिलैक्सिन, इनेबिन, और कहाँ सिचुएटेड है? ऑन बोथ द साइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी, ऑन ईच साइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। और ये जो ओवरी है कनेक्टेड है यूटरस से भी और पेल्विक वॉल से भी एक लिगामेंट के द्वारा। ये तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हुआ। इसके बाद सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन को हेल्प करता है, इसमें डक्ट है और एक्सटर्नल जेनिटिला है। तो डक्ट में कौन कौन है? तो ओविडक्ट, या इसको हम लोग फेलोपियन ट्यूब कहते हैं। फेलोपियन ट्यूब जो है लॉन्ग कॉइल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। इसका लेंथ 10 to 12 सेंटीमीटर होता है और ये यूटरस के दोनों साइड में है। और ये क्या करता है? कनेक्ट करता है यूटरस को ओवरी के साथ। और इस फेलोपियन ट्यूब के 4 पार्ट होते हैं। पहला है इन्फंडिब्यूलम। ये इन्फंडिब्यूलम जो है फेलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट जो है लॉन्ग कॉइल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, दोनों तरफ है, लेंथ 10 to 12 सेंटीमीटर। और इसका काम है ओवरी को यूटरस के साथ अटैच करना। इसका फर्स्ट पार्ट है इन्फंडिब्यूलम। ये इन्फंडिब्यूलम जो है फर्स्ट पार्ट ऑफ द फेलोपियन ट्यूब है और ये ओवरी के बहुत नज़दीक है और इसका शेप फनल शेप्ड होता है और इससे अटैच रहता है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिसको हम लोग बोलते हैं फिम्बरी। ये फिम्बरी क्या करता है? तो ओवरी में 14 डेज में जब ओव्यूलेशन होता है, ओव्यूलेशन मतलब मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल से जब एग रिलीज हो जाता है ओवरी से, तो एब्डोमिनल कैविटी में आ जाता है। और ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो है फेलोपियन ट्यूब के इन्फंडिब्यूलम रीजन में, ये ओवरी से रिलीज ओवरी के ग्राफियन फॉलिकल से, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल से रिलीज एग को कैप्चर करता है और उसको एम्प्यूला में भेजता है। एम्प्यूला क्या है? तो फेलोपियन ट्यूब का सेकेंड रीजन है। ये ब्रॉडर रीजन है फेलोपियन ट्यूब का, वाइडर रीजन है और इन्फंडिब्यूलम के पीछे पाया जाता है। अब एम्प्यूला से एग मूव होता है इस्थमस रीजन में। एम्प्यूला और इस्थमस का जंक्शन में एग रह जाता है। इस्थमस क्या है? ये फेलोपियन ट्यूब का लास्ट पोर्शन है, थोड़ा नैरो होता है एंड ये कनेक्ट करता है फेलोपियन ट्यूब को यूटरस के साथ। और फर्टिलाइजेशन जो होता है एम्प्यूला और इस्थमस के जंक्शन में, क्योंकि यहाँ पर एग जो है अभी फेलोपियन ट्यूब में ही रहता है टिल फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन के लिए इसको मेल गैमेट चाहिए, तो मेल गैमेट एंटर करता है कहाँ से? वजाइना से, सर्वाइकल कैनाल, सर्विक्स से होते हुए यूटरस और फिर एम्पुला इस्थमस जंक्शन में आता है और यहाँ पर एग को फर्टिलाइज करता है। नेक्स्ट पार्ट है यूटरस। यूटरस जो है ये इन्वर्टेड पियर शेप्ड स्ट्रक्चर होता है इसका और ये खुलता है वजाइना में थ्रू द सर्विक्स। और यूटरस और वजाइना के बीच का जो ओपनिंग है वहाँ पर हाइमन लेयर पाया जाता है। सर्विक्स के बीच में जो हॉलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम लोग बोलते हैं सर्वाइकल कैनाल या इसको हम लोग बोलते हैं बर्थ कैनाल। अब हम लोग देख लें ये यूट्रस जो पियर शेप्ड है इसमें कितना वॉल है, तो इसमें 3 वॉल पाया जाता है। इसका जो आउटर वॉल है, ये जो आउटर वॉल है इसको हम लोग बोलते हैं पेरीमेट्रियम। मिडिल वाला जो वॉल है यूट्रस का ये थिक होता है, इसको हम लोग बोलते हैं मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम जो वॉल है यूट्रस का मिडिल वॉल ये थिक होता है और स्मूथ मसल सेल से बनता है और ये ड्यूरिंग द पार्ट्यूरेशन यानी डिलीवरी ऑफ बेबी के समय में यूट्राइन में कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है ताकि बेबी की डिलीवरी आसानी से हो सके। और इनर मोस्ट लेयर है यूट्रस का जो ग्लैंडुलर होता है, इसका नाम है एंडोमेट्रियम और ये लेयर हेल्प करता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल में और एम्ब्रायो के डेवलपमेंट में। एम्ब्रायो ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में एंडोमेट्रियम यूट्रस के एंडोमेट्रियम वॉल से ही अटैच होता है जिसको इम्प्लांटेशन कहते हैं। और इस तरह से बेबी यूट्रस में डेवलप होता है। जेस्टेशन पीरियड 9 मंथ का है। उसके बाद पार्ट्यूरेशन होता है आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ बेबी। यूट्रस का ओपनिंग को हम लोग वेजाइना कहते हैं और यूट्रस और वेजाइना का ओपनिंग के बीच में हाइमन लेयर पाया जाता है। वेजाइना ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, नली के जैसी रचना है। आफ्टर द सर्विक्स, सर्विक्स में
ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, कैनाल लाइक स्ट्रक्चर है जिसको सर्वाइकल कैनाल या बर्थ कैनाल कहते हैं। और ये सर्वाइकल कैनाल यूट्रस खुलता है सर्वाइकल कैनाल में, सर्वाइकल कैनाल खुलता है वेजाइना से। और ये वेजाइना का मीडियम एसिडिक होता है क्योंकि ये प्रोटेक्ट करता है ग्रोथ ऑफ पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और वेजाइना के दोनों साइड में बर्थोलिन्स ग्लैंड होता है। ये बर्थोलिन्स ग्लैंड भी पियर शेप्ड होता है, आइदर साइड ऑफ वेजाइना रहता है और उससे म्यूकस निकलता है जो वेजाइना को मॉइस्ट और स्लिपरी बनाए रखता है। अदर सेक्स ऑर्गन जो एसोसिएटेड है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से वो है एक्सटर्नल जेनिटिला। एक्सटर्नल जेनिटिला में आता है वल्वा। वल्वा में 4 पार्ट, मोन्स प्यूबिस, लेविया मेजोरा, लेविया माइनोरा, हाइमन, क्लिटोरिस और मेमरी ग्लैंड। मेमरी ग्लैंड को हम लोग डिस्कस करेंगे उधर। और 2 टर्म सीख लेते हैं, फॉलिकोजेनेसिस, oogenesis। फॉलिकोजेनेसिस क्या है, फॉलिकल क्या है, तो अगर एक के सराउंडिंग में ग्रेनुलोसा लेयर सेल पाया जाता है, सपोर्टिंग टिश्यू पाया जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं फॉलिकल। एंड द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फॉलिकल इज कॉल्ड फॉलिकोजेनेसिस। और फॉलिकल को स्पर्म डायरेक्ट फर्टिलाइज नहीं कर सकता है। oogenesis किसको कहते हैं, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एग और ओवा और द फीमेल गैमेट इज कॉल्ड oogenesis। एंड फीमेल गैमेट, एग या ओवा, ये रेडी है स्पर्म से फ्यूज करने के लिए, जबकि फॉलिकल रेडी नहीं है स्पर्म से फ्यूज करने के लिए। एक्सटर्नल जेनिटिला का एक पार्ट मेमरी ग्लैंड भी है। मेमरी ग्लैंड क्या है, तो ये एनलार्ज मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड है जो स्किन से कवर्ड रहता है। और ये किसका बना रहता है, ग्लैंडुलर टिश्यू का। और उस ग्लैंडुलर टिश्यू में क्या है, एल्वियोली है जिसमें सेक्रेटरी सेल्स है, कनेक्टिव टिश्यू है और एडिपोज टिश्यू है। ओवेरियन एक्टिविटी भी हार्मोन से कंट्रोल होता है, न्यूरल कंट्रोल है। हाइपोथैलेमस रिलीज करता है GnRH हार्मोन, दैट इज गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। और ये गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो हाइपोथैलेमस से सिक्रेट होता है, ये स्टिमुलेट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड का एंटीरियर लोब को सिक्रेट करने के लिए गोनेडोट्रोपिक हार्मोन GTH हार्मोन। GTH हार्मोन 2 तरह का होता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। जब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज होता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से, तो ये स्टिमुलेट करता है एस्ट्रोजन हार्मोन फॉर्मेशन के लिए। और जब एस्ट्रोजन हार्मोन का सिक्रेशन ज़्यादा हो जाता है, कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाता है, तो एस्ट्रोजन हार्मोन फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के रिलीज को कम कर देता है और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के सिक्रेशन को बढ़ा देता है। और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जब सिक्रेशन ज़्यादा हो जाता है तो ये ग्राफियन फॉलिकल के मैचुरेशन में हेल्प करता है। और साथ में जब ग्राफियन फॉलिकल मैच्योर हो जाता है तो उस ग्राफियन फॉलिकल से एग के रिलीज होने में हेल्प करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ओव्यूलेशन। और मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल से जब एग रिलीज हो जाता है, ओव्यूलेशन हो जाता है, तो एग के रिलीज होने के बाद जो स्ट्रक्चर लेफ्ट रह जाता है, ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर, उसको हम लोग बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। और ये कॉर्पस ल्यूटियम जो लेफ्ट स्ट्रक्चर है, ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर, ये स्टार्ट करता है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का सिक्रेशन। और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का सिक्रेशन, अब हम लोग यहाँ देखते हैं कि अगर ऑस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल लो है तो उस समय में फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का लेवल हाई हो जाता है, जिसको पॉजिटिव फीडबैक कहते हैं। और ठीक इसका उल्टा, अगर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन लेवल हाई है तो वो डिक्रीज करता है सिक्रेशन का फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का, जिसको हम लोग नेगेटिव फीडबैक कहते हैं, फीडबैक इफेक्ट कहते हैं। अब हम लोग देख लें हिस्टोलॉजी ऑफ ओवरी, यानी क्रॉस सेक्शन, यानी ट्रांसफर सेक्शन में ओवरी में क्या क्या स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। तो 2 स्ट्रक्चर दिखाई देता है, आउटर पार्ट ऑफ ओवरी जिसको हम लोग बोलते हैं कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स में क्या क्या रहता है, इसमें प्राइमरी ग्राफियन फॉलिकल है। जब एग को सराउंड करके एक लेयर ग्रेनुलोसा सेल पाया जाता है तो उसको प्राइमरी ग्राफियन फॉलिकल कहते हैं। धीरे धीरे मैच्योर होता है तो सेकेंडरी ग्राफियन फॉलिकल, उससे टर्सरी ग्राफियन फॉलिकल। टर्सरी ग्राफियन फॉलिकल जो है मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल है।
तो प्राइमरी ग्राफियन फॉलिकल रहता है, प्राइमरी ग्राफियन फॉलिकल से बनता है सेकेंडरी ग्राफियन फॉलिकल। सेकेंडरी ग्राफियन फॉलिकल मतलब एग है और उसके सराउंडिंग में अब एक ग्रेनुलोजर लेयर नहीं, दो ग्रेनुलोजर लेयर बन जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी ग्राफियन फॉलिकल। सेकेंडरी ग्राफियन फॉलिकल से बनता है मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल या टर्सरी ग्राफियन फॉलिकल, जिसके अंदर एक एग है और सराउंडिंग में 3 ग्रेनुलोजर लेयर सेल पाए जाते हैं। अब टर्सरी ग्राफियन फॉलिकल जब मैच्योर हो जाता है तो उससे एग रिलीज हो जाता है और उस प्रोसेस को ओव्यूलेशन कहते हैं। और जब एग रिलीज हो जाता है तो जो ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर बच जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। और ओवरी का जो इनर मोस्ट रीजन है, इसको हम लोग बोलते हैं मेडुला। इसमें ब्लड वेसल्स पाया जाता है, नर्व्स पाया जाता है और लिम्फेटिक वेसल्स पाया जाता है। अब हम लोग देखें ओवरी के अंदर जो मेल फीमेल गैमेट बनता है, एग या ओवा, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं oogenesis। और oogenesis में जो मदर सेल पार्टिसिपेट करता है उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte मदर सेल बनता है oogonia से। और oogenesis प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है बेबी गर्ल के बर्थ के पहले ही। जब मदर उम्र में रहती है उसी समय में वो oogenesis प्रोसेस स्टार्ट होता है। उस समय ओवरी में लार्ज नंबर ऑफ oogonia रहता है, मिलियन इन द नंबर ऑफ oogonia सेल है इन फीमेल फीटस। वो oogonia सेल जो ओवरी में मिलियन इन नंबर है, वो फर्स्ट टाइम माइटोटिकली डिवाइड करता है, तो लार्ज नंबर ऑफ oogonia सेल बनाता है। लार्ज नंबर ऑफ oogonia सेल जो है, उसमें से कुछ oogonia सेल जो है प्राइमरी oocyte मदर सेल में बदल जाता है, जिसमें क्रोमोसोम का नंबर डिप्लॉयड है 2n है। और oogenesis और follicogenesis दोनों एक साथ ही स्टार्ट होता है बिफोर द बर्थ ऑफ द गर्ल चाइल्ड। अब जो प्राइमरी oocyte मदर सेल बना, जो डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है बिफोर द बर्थ ऑफ गर्ल चाइल्ड, अब इसमें मियोसिस डिवीजन स्टार्ट होता है। किंतु मियोसिस डिवीजन स्टार्ट होता ही है, किंतु जैसे स्टार्ट होता है फर्स्ट प्रो पे जाते आते इसमें मियोसिस बंद हो जाता है। तो प्राइमरी oocyte के फॉर्म में रह जाता है एग सेल बर्थ टाइम में गर्ल चाइल्ड में। प्राइमरी oocyte जो है उस समय oogenesis भी चल रहा है, किंतु प्राइमरी oocyte में जैसे गर्ल चाइल्ड का बर्थ हुआ, उसमें एक जो है किस फॉर्म में है, प्राइमरी oocyte फॉर्म में है, जहाँ पर मियोसिस शुरू हुआ किंतु प्रोफेज 1 स्टेज में जाकर के बंद हो गया है। मियोसिस और नहीं होगा। अब गर्ल चाइल्ड का बर्थ का टाइम हो गया। बर्थ होने के बाद गर्ल चाइल्ड का उसमें प्राइमरी oocyte या प्राइमरी फॉलिकल का नंबर रहता है 60 to 80,000 इन ईच ओवरी। प्राइमरी oocyte हम पढ़े थे oogenesis और follicogenesis दोनों एक साथ चलता है। अब ये जो प्राइमरी oocytes है, इसके चारों तरफ 1 लेयर ऑफ ग्रेनुलोजर सेल जमा हो जाता है, जिसको हम लोग प्राइमरी फॉलिकल कहते हैं। तो जब गर्ल चाइल्ड का बर्थ होता है तो उसमें प्राइमरी फॉलिकल या प्राइमरी oocyte का नंबर ईच ओवरी में 60,000 to 80,000 होता है, जबकि मिलियन नंबर ऑफ oogonia था। किंतु लार्ज नंबर ऑफ प्राइमरी फॉलिकल या प्राइमरी oocyte जो है डिजेनरेट हो जाते हैं बच्चे के जन्म के बाद से प्यूबर्टी 14 साल तक का जब तक होती है, बस इतना ही रह जाता है। अब बच्चे का जन्म हुआ, उसमें प्राइमरी oocyte मदर सेल में मियोसिस स्टार्ट हुआ था, प्रोफेज 1 तक चला, बंद हो गया। अब चाइल्डहुड में कोई हार्मोन रिलीज नहीं हुआ, तो प्राइमरी oocyte में मियोसिस प्रोफेज 1 स्टेज में ही बंद है। प्यूबर्टी आया 13-14 साल की जब लड़की हुई तो हार्मोन रिलीज होना शुरू हुआ, तो मियोसिस 1 जो है प्राइमरी oocyte में जो बंद हो गया था प्रोफेज 1 में, अब उसमें मेटाफेज 1 हुआ, एनाफेज 1 हुआ, टेलोफेज 1 हुआ और मियोसिस 1 कंप्लीट हुआ। और जिसके बाद प्राइमरी oocyte से बना सेकेंडरी oocyte और एक टाइनी पोलर बॉडी। ये प्राइमरी oocyte फॉर्म में गर्ल चाइल्ड में था आफ्टर बर्थ। और 14 साल के बाद जब प्यूबर्टी स्टार्ट हुआ तो प्राइमरी oocyte में मियोसिस स्टेज कंप्लीट हुआ और सेकेंडरी oocyte बना और एक टाइनी पोलर बॉडी बना। अब सेकेंडरी oocyte में भी सेकेंड मियोसिस डिवीजन होना शुरू हुआ, किंतु यहाँ पर भी सेकेंड मियोसिस कंप्लीट नहीं हुआ। ये मेटाफेज 2 स्टेज में
बंद हो गया और बना एक ऊटिड और सेकेंडरी पोलर बॉडी। और ये ओव्यूलेशन के पहले ऊटिड फॉर्म में है, ओव्यूलेशन हो गया तो ऊटिड रिलीज हो जाएगा। और मियोसिस 2 कब कंप्लीट होता है, तो जस्ट बिफोर द फर्टिलाइजेशन, जैसे स्पर्म एंटर करता है उस समय में मियोसिस 2 कंप्लीट होता है और ये ऊटिड जो है एग में चेंज हो जाता है और ये सेकेंड पोलर बॉडी फिर डिजेनरेट हो जाता है। और ये ऊटिड में फर्टिलाइजेशन होगा नहीं भी होगा, व्हेन फर्टिलाइजेशन अकर जस्ट प्रायर टू द फर्टिलाइजेशन सेकेंड मियोसिस कंप्लीट होता है। और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो सेकेंड मियोसिस नहीं होगा और ये ऊटिड फॉर्म में ही इसका ओव्यूलेशन हो जाता है, रिलीज हो जाता है। और जस्ट प्रायर मियोसिस जैसे सेकेंडरी oocytes में क्या हुआ था, सेकेंडरी oocyte में जब मियोसिस स्टार्ट हुआ तो मेटाफेज 2 आते आते बंद हो गया मियोसिस डिवीजन। अब मियोसिस डिवीजन 2 कब कंप्लीट होगा, जब एनाफेज 2 होगा, टेलोफेज 2 होगा। और ये कब होता है एनाफेज 2 और टेलोफेज 2, जस्ट बिफोर द फर्टिलाइजेशन। जैसे स्पर्म इंटर करता है फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में, उसी समय वो सेकेंड मियोसिस कंप्लीट होता है और एग बनता है और सेकेंड पोलर बॉडी बनता है। अब इस एग का फर्टिलाइजेशन होता है और ये एग जो था टर्सरी फॉलिकल के अंदर था, टर्सरी फॉलिकल चेंज हो जाता है फ्लूइड फिल्ड कैविटी में जिसके अंदर एग रहता है। और oogenesis में एक फॉर्म हुआ सेकेंड पोलर बॉडी, ये फर्स्ट पोलर बॉडी भी डिजेनरेट, सेकेंड पोलर बॉडी भी डिजेनरेट। और इधर प्राइमरी फॉलिकल भी ग्रेजुअली चेंज हो जाता है, सेकेंडरी oocyte बना तो वो सेकेंडरी फॉलिकल में चेंज हो गया, उसके चारों तरफ सेकेंड लेयर ऑफ ग्रेनुलोजस सोल बन गया। और जस्ट प्रायर टू द फर्टिलाइजेशन सेकेंडरी फॉलिकल चेंज हो जाता है टर्सरी फॉलिकल में और इसी टर्सरी फॉलिकल के अंदर मियोसिस 2 का एनाफेज 2 टेलोफेज 2 कंप्लीट होता है। उसके बाद एग बनता है, सेकेंड पोलर बॉडी डिजेनरेट हो जाता है और ये टर्सरी पूरा फॉलिकल जो है फ्लूइड कैविटी में बदल जाता है, उसी के अंदर एग रहता है। अब थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लें oogenesis प्रोसेस का। oogenesis में फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट या एग होता है या ओवा होता है और oogenesis स्टार्ट होता है गर्ल चाइल्ड के जन्म के पहले ही, जहाँ पर मिलियन ऑफ उगोनिया सेल रहता है और वो उगोनिया सेल में माइटोटिक डिवीजन होता है जिससे लार्ज नंबर ऑफ प्राइमरी oocyte मदर सेल बनता है। और इस प्राइमरी oocyte मदर सेल में मियोसिस 1 स्टार्ट होता है, किंतु मियोसिस 1 स्टार्ट होने के बाद भी प्रोफेज 1 स्टेज में ही मियोसिस बंद हो जाता है और उस स्टेज में तब तक बंद रहता है टिल द बर्थ ऑफ द गर्ल चाइल्ड। उसके बाद और उसी स्टेज में बंद रहेगा, गर्ल चाइल्ड का बर्थ हुआ, चाइल्डहुड में कोई हार्मोन नहीं निकला किंतु प्यूबर्टी में हार्मोन निकला, तो प्राइमरी oocyte मदर सेल में जो मियोसिस स्टार्ट हुआ था और प्रोफेज 1 में अरेस्ट हो गया था, अब प्यूबर्टी के समय में जब गर्ल चाइल्ड का बर्थ हुआ 14 साल के बाद, उस प्राइमरी oocyte में जहाँ पर मियोसिस 1 बंद हो गया था प्रोफेज 1 में, उसमें कंप्लीट होगा मियोसिस 1, मेटाफेज 1 होगा, एनाफेज 1 होगा, टेलोफेज 1 होगा और उससे बनेगा सेकेंडरी oocyte और एक टाइनी पोलर बॉडी। टाइनी पोलर बॉडी डिजेनरेट हो जाता है। अब इस सेकेंडरी oocyte में फिर सेकेंड मियोसिस डिवीजन होता है। सेकेंड मियोसिस डिवीजन भी मेटाफेज 2 तक आते आते फिर बंद हो जाता है और ओव्यूलेशन हो जाता है। ओव्यूलेशन हो गया और एग रिलीज हो जाता है और उसके बाद आफ्टर विच सेकेंडरी oocyte वेट करता है और सेकेंडरी oocyte में फर्टिलाइजेशन के जस्ट पहले मियोसिस 2 कंप्लीट होता है। मेटाफेज 2 में अरेस्ट हो गया था, एनाफेज 2 होगा, टेलोफेज 2 होगा और सेकेंडरी oocytes चेंज हो जाएगा एग में और एक सेकेंड टाइनी पोलर बॉडी बनता है। और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो ऊटिड स्ट्रक्चर बनता है और ये रिलीज हो जाता है ओव्यूलेशन के बाद। और फर्टिलाइजेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन से जस्ट पहले तो सेकेंडरी oocyte चेंज हो जाता है एग में और एग अंदर रहता है टर्सरी फॉलिकल के अंदर, टर्सरी फॉलिकल चेंज हो जाता है फ्लूइड फिल्ड कैविटी एंट्रम में और सेकेंड पोलर बॉडी डिजेनरेट हो जाता है। और oogenesis के साथ साथ ही फॉलिकोजेनेसिस प्रोसेस भी चलता है। जैसे प्राइमरी oocyte बना था बिफोर द बर्थ ऑफ गर्ल चाइल्ड, जहाँ पर मियोसिस
वन अरेस्ट हो गया था प्रोफेज 1 में, तो प्राइमरी oocyte चेंज हो जाता है प्राइमरी फॉलिकल में, क्योंकि उसके सराउंडिंग चारों तरफ सिंगल लेयर ऑफ ग्रेनुलोजस सेल बन जाता है। और जब बच्चे का जन्म होता है और उसके बाद चाइल्डहुड में कोई हार्मोन नहीं, 14 ईयर्स का हो जाती है, तो फिर प्राइमरी फॉलिकल में जो प्राइमरी oocytes है उसमें मियोसिस 1 कंप्लीट होता है एट द एज ऑफ प्यूबर्टी, वहाँ पे हार्मोन रिलीज होता है, तो सेकेंडरी oocyte बनता है और एक टाइनी पोलर बॉडी बनता है, फर्स्ट टाइनी पोलर बॉडी। अब ये सेकेंडरी oocyte में फिर मियोसिस 2 स्टार्ट होता है, किंतु वो मेटाफेज 2 में अरेस्ट हो जाता है, तो सेकेंडरी oocyte के चारों तरफ और एक सिंगल लेयर ऑफ ग्रेनुलोजस सेल बन जाता है, जिसको हम सेकेंडरी फॉलिकल कहते हैं। और इसमें मियोसिस 2 तभी कंप्लीट होता है जस्ट बिफोर द फर्टिलाइजेशन। जैसे स्पर्म एंटर करता है तो फर्टिलाइजेशन से पहले ही मेटाफेज 2 मियोसिस 2 का और एनाफेज 2 और टेलोफेज 2 कंप्लीट होता है इन द टर्शियरी फॉलिकल। और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो वो रचना ऊटित कहलाती है। फर्टिलाइजेशन अगर होता है तो उसके पहले सेकेंडरी oocyte से एक बन जाता है और सेकेंड पोलर बॉडी बनता है, टाइनी पोलर बॉडी। सेकेंड टाइनी पोलर बॉडी डिजेनरेट हो जाता है और एक जो रह जाता है टर्सरी फॉलिकल जो चेंज हो जाता है फ्लूइड फिल्ड एंट्रम कैविटी में, उसके अंदर एग रह जाता है। इस तरह से oogenesis और फॉलिकोजेनेसिस एक साथ चलता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है? तो इट इज़ द रिप्रोडक्टिव साइकिल इन फीमेल प्राइमेट। जैसे मंकी, ऐप और ह्यूमन में रिप्रोडक्टिव साइकिल चलता है, जिसको हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। नॉन प्राइमेट में भी रिप्रोडक्टिव साइकिल चलता है, इसको हम लोग इस्टरस साइकिल कहते हैं। मेनार्क क्या है? तो फर्स्ट स्टेज ऑफ प्यूबर्टी को हम लोग बोलते हैं मेनार्क, फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल को बोलते हैं मेनार्क, और लास्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल एट द एज ऑफ 50 जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं मेनोपॉज। और मेंस्ट्रुएशन साइकिल रिपीटिंग डेज होता है 28 और 29 डेज का। फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या है? तो 4 फेजेस हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल में। पहला है मेंस्ट्रुअल फेज, दूसरा है फॉलिकुलर फेज, तीसरा है ओव्यूलेटरी फेज और चौथा है ल्यूटल फेज। मेंस्ट्रुअल फेज क्या है? तो ये फेज 1 से 5 दिन तक चलता है, इसको मेंस्ट्रुएशन साइकिल भी कहते हैं। और इसमें ब्लीडिंग होता है इस फेज में। और ब्लीडिंग क्यों होता है? तो यूट्रस का जो इनर मोस्ट वाल है एंडोमेट्रियम, वो धीरे धीरे स्लॉट ऑफ हो जाता है, उसमें ब्लड वेसल्स रैप्चर होता है, हैमरेज होता है, ब्लीडिंग होता है, और ये मेंस्ट्रुअल फेज अकर होता है यूट्रस में। सेकेंड फेज है मेंस्ट्रुअल साइकिल का फॉलिकुलर फेज, और ये 5 to 14 डेज तक चलता है और ये ओवरी में होता है। इसको प्रोलिफरेशन फेज भी कहते हैं, क्योंकि इस फेज में एंडोमेट्रियम जो यूट्रस का रैप्चर हो गया था इस 5 to 14 डेज में फिर से रिपेयर होने लगता है और मैच्योर फॉलिकल फिर से बनने लगता है। और इस स्टेज में गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ग्रेजुअली बढ़ता है और ये स्टिमुलेट करता है सिक्रेशन ऑफ फीमेल सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजन का। थर्ड फेज होता है ओव्यूलेटरी फेज, ये ओवरी में होता है और आफ्टर 14 डेज होता है। और जब गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल हार्मोन ज़्यादा सिक्रेशन होता है तो उस समय में ये क्या करता है, ग्राफियन फॉलिकल को रैप्चर कर देता है, जिससे ओवा बाहर निकलता है इस प्रोसेस ओवरी से। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ओव्यूलेशन। और लास्ट फेज होता है ल्यूटल फेज। तो ग्राफियन फॉलिकल से जब एग रिलीज हो जाता है ओव्यूलेशन के बाद, तो रिमेनिंग स्ट्रक्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल चेंज हो जाता है ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर में, जिसको कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं, जिससे बहुत सारा हार्मोन रिलीज होता है, प्रोजेस्टेरॉन, रिलैक्सिन। और ल्यूटल फेज मेंटेन करता है एंड्रोमेट्रियम को फॉर द इम्प्लांटेशन। अब हम लोग थोड़ा सा कंपैरेटिव स्टडी देख लें, डिफरेंट फेजेस एंड चेंजेस इन द ओवरी एंड यूट्रस ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओवरी में कौन कौन सा फेजेस चलता है? फॉलिकुलर फेज, ओव्यूलेटरी फेज, ल्यूटल फेज, मेंस्ट्रुअल फेज। और यूट्रस में भी 4 फेजेस चलता है, प्रोलिफेरेटिव फेज, ओव्यूलेटरी फेज,
प्री मेंस्ट्रुअल फेज, मेंस्ट्रुअल फेज। तो ओवरी में भी 4 फेज है, यूट्रस में भी 4 फेज है। 2 फेज कॉमन है, कौन कौन? ओव्यूलेटरी फेज, सेकेंड फेज जो है ओव्यूलेटरी फेज, दोनों में, यूट्रस में ओवरी में कॉमन है। मेंस्ट्रुअल फेज, फोर्थ फेज, यूट्रस और ओवरी दोनों में कॉमन है। किंतु फर्स्ट फेज जो है ओवरी में, फॉलिकुलर फेज जब चलता है तो उस समय में यूट्रस में प्रोलिफरेटिव फेज चलता है, और जब ओवरी में थर्ड फेज ल्यूटल फेज चलता है तो उस समय में यूट्रस में प्री मेंस्ट्रुअल फेज चलता है। अब देखते हैं डिफरेंट फेजेस में ओवरी में क्या चेंजेस है, यूट्रस में क्या चेंजेस है। तो ओवरी में जब फर्स्ट फेज फॉलिकुलर फेज चलता है, ये 6 से 13 डेज का फेज है फॉलिकुलर फेज। तो फॉलिकुलर फेज है मतलब इसमें प्राइमरी फॉलिकल मैच्योर होकर के ग्राफियन फॉलिकल बनाता है और फ्लूइड एक्यूमुलेट होता है एंट्रियम में, और उसी समय यूट्रस में प्रोलिफरेटिव फेज चलता है जिसमें एंडोमेट्रियम रिपेयर करता है और हार्मोनल कंट्रोल होता है। ये दोनों फेज का हार्मोनल कंट्रोल कौन करता है? LH और एस्ट्रोजन। और ओव्यूलेटरी फेज ओवरी का सेकेंड फेज है, और यूट्रस का भी सेकेंड फेज ओव्यूलेटरी फेज है। तो ओव्यूलेटरी फेज में ओवरी में क्या क्या चेंजेस हैं? ग्राफियन फॉलिकल रैप्चर हो जाता है जिससे एग रिलीज हो जाता है ओवरी से एब्डोमिनल कैविटी में, जिसको ओव्यूलेशन कहते हैं, और फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम होता है, और ये 14 डेज में होता है। उसी समय यूट्रस में ओव्यूलेटरी फेज में 14 डेज में क्या चेंजेस आ रहा है? एंडोमेट्रियम वॉल जो है डेवलप हो जाता है, वेल डेवलप्ड हो जाता है। ब्लड वेसल एंडोमेट्रियम से जो कनेक्टेड है वो स्वेल हो जाता है, कॉइल्ड हो जाता है, और एंडोमेट्रियम जो है 3 मिलीमीटर थिक हो जाता है, और इसको कंट्रोल करता है FSH एंड एस्ट्रोजन हार्मोन। ल्यूटल फेज ओवरी का थर्ड फेज है, तो उस समय यूट्रस में प्री मेंस्ट्रुअल फेज चलता है। ल्यूटल फेज 15 से 28 दिन का होता है। इसमें कॉर्पस ल्यूटियम फॉर्म होता है, और कॉर्पस ल्यूटियम मैक्सिमम साइज अटेंड करता है। तो यूट्रस में प्री मेंस्ट्रुअल फेज है। अब इसमें क्या होता है? एंडोमेट्रियम से जो अटैच ब्लड वेसल है बहुत ज़्यादा कॉइल्ड हो जाता है। एंडोमेट्रियम जो वॉल है उसका थिकनेस 6 मिलीमीटर हो जाता है, और इस स्टेज में प्रोजेस्टेरॉन, सिक्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन इज कंट्रोल्ड बाय LH एंड LTH। उसके बाद है मेंस्ट्रुअल फेज, वो 1 से 5 डेज का होता है। इसमें कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट हो जाता है, और यूट्रस में भी मेंस्ट्रुअल फेज चलता है। इसमें एंडोमेट्रियम ब्लड वेसल रप्चर होता है, हेमरेज ऑकर होता है, और इस समय में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन कम हो जाता है। तो इस तरह से ओवरी में 4 फेजेस, फॉलिकुलर फेज, ओव्यूलेटरी फेज, ल्यूटल फेज और मेंस्ट्रुअल फेज, और यूट्रस में 4 फेज, प्रोलिफरेटिव फेज, ओव्यूलेटरी फेज, प्री मेंस्ट्रुअल फेज, मेंस्ट्रुअल फेज। क्या क्या चेंजेस है दिख रहे हैं? तो 2 फेजेस में अंतर है। जब ओवरी में फर्स्ट फेज फॉलिकुलर फेज चलता है तो उस समय यूट्रस में प्रोलिफरेटिव चलता है, और थर्ड फेज ओवरी में जब ल्यूटल फेज चलता है तो उस समय में प्री मेंस्ट्रुअल फेज चलता है यूट्रस में। फॉलिकुलर फेज को कंट्रोल करता है FSH हार्मोन, उस समय ज़्यादा रहता है, तो उस समय फॉलिकल मैच्योर होता है, ग्राफियन फॉलिकल में चेंज होता है, और जैसे ही ग्राफियन फॉलिकल मैच्योर होता है उससे एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज होता है ओवरी के ग्राफियन फॉलिकल से, और एस्ट्रोजन जो है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का सिक्रेशन को बढ़ा देता है, लेवल को बढ़ा देता है। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जब ज़्यादा हो जाता है तो कॉर्पस ल्यूटियम बनता है। क्यों बनता है? तो ग्राफियन फॉलिकल से मैच्योर एग रिलीज हो जाता है, और जो स्ट्रक्चर लेफ्ट रहता है उसको हम लोग कॉर्पस ल्यूटियम ये कहते हैं, ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर है, और इस कॉर्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होता है हाई अमाउंट में। तो एस्ट्रोजन का लेवल 2 बार हाई हो गया, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल 1 बार हाई हो गया, और मिड में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH हार्मोन 1 बार हाई हुआ और ओव्यूलेशन हुआ। अब देखते हैं फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। फर्टिलाइजेशन क्या है? फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट स्पर्म विथ फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट स्पर्म विथ फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। तो ये एग है, एग के सराउंडिंग में स्ट्रक्चर ऑफ एग हम लोग देख लें तो एग के सराउंडिंग में 2 वॉल लेयर है। जो इनर लेयर है वो एसेलुलर है, इनर लेयर का नाम है जोना पेलुसिडा, और जो आउटर लेयर है एग का ये सेलुलर होता है, और इसका नाम है कोरोना रेडिएटा। ये कोरोना रेडिएटा प्लेसेंटा का निर्माण करता है। तो सबसे पहले फर्टिलाइजेशन कैसे होगा?
तो स्पर्म एंटर करता है वेजाइना, वेजाइना से सर्वाइकल कैनाल, सर्विक्स, यूटरस, यूटरस से आता है फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब से एम्पुलर इस्थमस जंक्शन जहाँ पर एग है और इसका सराउंडिंग में कोरोना रेडिएटा आउटर वॉल लेयर है, जोना पेलुसिडा है। तो स्पर्म आया और एक्रोजोमल कैप है उसके ऊपर, वहाँ पर एंजाइम है लाइसिन, ये क्या करता है, कोरोना रेडिएटा वॉल को ब्रेक करता है। स्पर्म अपने एक्रोजोमल टिप से, क्योंकि वहाँ पर लाइसिन एंजाइम है, उसके बाद वो जोना पेलुसिडा लेयर को भी रैप्चर करता है और अपना न्यूक्लियस को एक के न्यूक्लियस के पास भेज देता है और इस तरह से एक न्यूक्लियस का फ्यूजन होता है स्पर्म न्यूक्लियस के साथ और फर्टिलाइजेशन हो जाता है। यहाँ पर सिर्फ फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस होता है, इसलिए इसको कैरियोगेमी या एम्फीनिक्सिस कहते हैं। और फिर ये लेयर अपने आप जहाँ रैप्चर हुआ था रिपेयर हो जाता है। अब फर्टिलाइजेशन होने के बाद नेक्स्ट स्टेप है इम्प्लांटेशन। स्पर्म और एक का यूनियन हुआ, स्पर्म और एक का न्यूक्लियस का फ्यूजन हुआ, जिसको हम लोग बोले कैरियोगेमी, जिससे बना जाइगोट। जाइगोट में माइटोटिक डिवीजन होता है बाय क्लीवेज। जाइगोट है 2n स्ट्रक्चर, इस तरह से क्लीवेज हुआ, फर्स्ट 2 सेल स्ट्रक्चर बना, फिर 4 ट्रांसफर डिवीजन हुआ, क्लीवेज 4 सेल स्ट्रक्चर बना, 16 सेल स्ट्रक्चर जिसको हम लोग मोरूला कहते हैं, इसको हम लोग प्रो एम्ब्रायो भी कहते हैं। अब ये रिचेस यूटरस फ्रॉम फैलोपियन ट्यूब एंड अगेन डिवाइड टू फॉर्म द ब्लास्टूला। ब्लास्टूला क्या है, 1 लेयर्ड हॉलो बॉल लाइक स्ट्रक्चर है, जिसमें इसके लेयर को हम लोग ब्लास्टोडर्म कहते हैं और अंदर जो कैविटी है उसको हम लोग ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। तो अब ये ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में यूटरस में जाता है और यूटरस का जो इनर मोस्ट वॉल है एंड्रोमेट्रियम, उससे जाकर के अटैच्ड होता है और इस ब्लास्टोसिस्ट को यूटरस के एंड्रोमेट्रियम वॉल से अटैच्ड होना, इसको हम लोग बोलते हैं इम्प्लांटेशन। ब्लास्टोसिल पाया जाता है ब्लास्टूला में। ये फ्लूइड फिट कैविटी है जिसमें अमाइनो एसिड है, शुगर है, ग्रोथ फैक्टर है, आयरन है, जो सेलुलर डिफरेंशिएशन में हेल्प करता है। और ये ब्लास्टूला जो है यूटरस में जाता है और कन्वर्ट हो जाता है गैस्ट्रूला में बाय इन्वेजिनेशन। एम्ब्रायो में 3 जर्मिनल लेयर होते हैं, एक्टोडर्म आउटर लेयर, मिडिल लेयर को मेसोडर्म कहते हैं, इनर लेयर को एंडोडर्म कहते हैं। अब जब इम्प्लांटेशन हो जाता है ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में, यूटरस के एंडोमेट्रियम वॉल से जब एम्ब्रायो अटैच हो जाता है, तो कंसेप्शन टू एंड ऑफ 8 वीक, कंसेप्शन टू 8th वीक, उसको हम लोग एम्ब्रायो बोलते हैं और आफ्टर द 8th वीक टिल द बर्थ ऑफ द बेबी, इसको हम लोग बोलते हैं फीटस। अब क्या है प्रेगनेंसी? फ्रॉम द कंसेप्शन टिल द बर्थ कंडीशन इज कॉल्ड द प्रेगनेंसी और जेस्टेशन पीरियड। जब कंसेप्शन हो गया, बेबी इम्प्लांट हो गया और अब जब तक बेबी का जन्म नहीं होता है, तो कंसेप्शन टिल द बर्थ का पीरियड को हम लोग बोलते हैं प्रेगनेंसी या जेस्टेशन पीरियड। और ह्यूमन बीइंग में जेस्टेशन पीरियड 9 मंथ का होता है, किंतु यहाँ पर जब कंसेप्शन होता है तो टिल द 8th वीक का या 2nd मंथ तक का समय को हम लोग बोलते हैं एम्ब्रियो। और आफ्टर 2nd मंथ, फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द 9th वीक ऑफ द प्रेगनेंसी टिल द बर्थ, एम्ब्रायो जो है फुली ट्रांसफॉर्म हो जाता है मैच्योर बेबी में, जिसको हम लोग बोलते हैं फीटस। अब ये फीटस में भी बहुत सारा मेम्ब्रेन है, कोरियन, एमनियन, एलांटोसिस, योक्सेक। तो फीटल मेम्ब्रेन पहला है कोरियन, ये जो आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन है फीटस का, जिसको जो एम्ब्रायो को कवर करता है और प्रोटेक्ट करता है एम्ब्रायो को, इसको हम लोग बोलते हैं कोरियन और ये प्लेसेंटा फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। इनर लेयर है एम्ब्रायो का, जिसको हम लोग बोलते हैं एमनियन। ये एमानेटिक कैविटी बनाता है जिसके अंदर एमानेटिक फ्लूइड रहता है और ये प्रोटेक्ट करता है एम्ब्रायो को शॉक से। और थर्ड लेयर है ये सैक लाइक स्ट्रक्चर, जिसको एलांटोइस कहते हैं। ये एम्ब्रायो गट से डेवलप होता है और ये योक्सेक के पास पाया जाता है। फंक्शन ऑफ योक्सेक इन ह्यूमन बीइंग इज नॉट आइडेंटिफाइड। अब एम्ब्रायो का डेवलपमेंट होता है, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट और क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है देख लें। जाइगोट, फर्टिलाइज्ड ओवम,
मोरूला मल्टीसेलुलर हॉलो बॉल लाइक स्ट्रक्चर है। ब्लास्टूला 1 लेयर सेल विद ब्लास्टोसेल। गैस्ट्रूला 3 लेयर्ड फेजेस है। 3 वीक का एम्ब्रायो स्मॉल पी लाइक एम्ब्रायो लगता है। 5th वीक में एम्ब्रायो में हार्ट ब्लड और ब्लड वेसल डेवलप होने लगता है। 8th वीक एम्ब्रायो सेकेंड मंथ में जो ह्यूमन एम्ब्रायो है उसमें लिम्स डेवलप होने लगता है। 40 वीक्स में फुली डेवलप fetus appears एंड बर्थ टेक्स प्लेस। 3rd मंथ में ऑर्गन डेवलप होता है। 5th में मूवमेंट दिखाई देता है। 6th मंथ में उसका बॉडी हेयर से कवर दिखाई देने लगता है और इस तरह से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है कंप्लीट बेबी, मैच्योर बेबी में, फीटस में। प्लेसेंटा क्या है? तो बेबी और मदर के बीच में इंटीमेट कनेक्शन एस्टेब्लिश्ड होता है थ्रू द प्लेसेंटा। The intimate connection established between the fetal membrane and the uterine wall by the placenta. जो एम्ब्रायनिक जो फॉइटल मेम्ब्रेन था उसका आउटर लेयर जो है कोरियन, उससे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बाहर निकलता है जिसको विली कहते हैं। एंड विली एंड यूटेरिन टिश्यू है आपस में फ्यूज करके प्लेसेंटा बनाते हैं। फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा क्या है? फीटल मेम्ब्रेन और यूटेराइन वॉल के बीच का कनेक्शन जो बनता है प्लेसेंटा के द्वारा बनता है। तो ये क्या करता है? न्यूट्रिशन सप्लाई करता है फ्रॉम मैटरनल ब्लड टू द फीटस। गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करता है। इट टेक्स ऑक्सीजन फ्रॉम द मैटरनल ब्लड और उसको देता है बच्चे में, और बच्चों से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के, फीटस से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के मैटरनल ब्लड में भेजता है और इस तरह से एक्सक्रीट आउट करता है। प्लेसेंटा स्टोर करता है ग्लाइकोजन को भी, फैट को भी, और ये बैरियर भी है। हानिकारक जो हार्मफुल मटेरियल है उसको फीटस के पास जाने नहीं देता, सिर्फ इम्पॉर्टेंट मटेरियल को बच्चों के पास जाने देता है। प्लेसेंटा भी कुछ हार्मोन को रिलीज करता है। कौन कौन से हार्मोन को? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, रिलैक्सिन, एचसीजी ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, एचपीएल ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजेनिक हार्मोन, और कोरियोनिक थायरोट्रोपिन हार्मोन। और ओवरी भी हेल्प करता है कुछ हार्मोन के सिक्रेशन में, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, प्रोलैक्टिन, इनहिबिन, रिलैक्सिन, जो फीटस के डेवलपमेंट पे हेल्प करता है। लास्ट स्टेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टेप है पार्ट्यूरेशन। आफ्टर जेस्टेशन पीरियड 9 मंथ प्लस माइनस 7 डेज एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी, उसके बाद यूटरस वॉल में विगरस कंट्रैक्शन होता है, क्योंकि यूटरस का मिडिल लेयर मायोमेट्रियम है जिसमें जो स्मूथ मसल सेल्स से बनता है और उसमें प्रोलॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होता है दैट कॉजेज डिलीवरी और एक्सपल्सन ऑफ फीटस फ्रॉम द यूटरस, दैट इज कॉल्ड पार्ट्यूरेशन। 3 स्टेज है पार्ट्यूरेशन का। स्टेजेस ऑफ डायलेशन, डायलेशन होता है इसमें सर्विक्स में डायलेशन होता है जिससे अमाइन्यूटिक फ्लूइड बाहर निकलता है और इसका टाइम पीरियड होता है स्टेजेस 6 to 12 आवर्स। स्टेज ऑफ एक्सपल्सन, कंप्लीट डायलेशन के बाद डिलीवरी होता है बेबी का, और प्लेसेंटल स्टेज, जब बेबी का डिलीवरी होता है तो प्लेसेंटा भी बाहर निकल जाता है। इसके बाद है लैक्टेशन, प्रोडक्शन ऑफ मिल्क इन द मेमोरी ग्लैंड इज कॉल्ड लैक्टेशन। और कोल्स्ट्रम क्या है? तो फर्स्ट मिल्क जो मेमोरी ग्लैंड से बाहर निकलता है जस्ट आफ्टर द चाइल्ड बर्थ, येलो कलर का होता है, रिच इन द प्रोटीन होता है, उसमें फैट कंटेंट कम होता है और उसमें एंटीबॉडी इम्यूनोग्लोबिन ए पाया जाता है और ये पैसिव इम्यूनिटी देता है बच्चों में। 100 मिल्क कोलेस्ट्रम जो मिल्क है फर्स्ट फॉर्म मिल्क, उसमें 8.5 ग्राम प्रोटीन होता है, 2.5 ग्राम फैट होता है, 3.5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट और 0.35 ग्राम मिनरल होता है। और इस तरह से आज ह्यूमन रिप्रोडक्शन कंप्लीट किए। नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू।